और आज हम फिक्र की शुरुआत ऐसे धर्म के कलेश वाली चिंगारियों से करने जा रहे हैं जो छिड़ा तो राजस्थान में है, लेकिन इसकी गर्मी देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस की जा रही है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, लेकिन अब इस दरगाह पर ज्ञानवापी और संबल जैसा विवाद खड़ा हो गया है। इस दरगाह को लेकर ऐसा दावा किया गया है जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला धर्म युद्ध है। दावे में कहा गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह महादेव का मंदिर है, लेकिन इसका सच क्या है, आधार क्या है, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या हैं, इस पर हमने फिक्र के सभी फैंस के लिए ऐतिहासिक तथ्यों वाली रिपोर्ट तैयार की। लेकिन इस खबर की शुरुआत कुछ दिलचस्प सवालों के साथ करते हैं। अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह पर शिव मंदिर वाले सवाल से बड़ा कलेश छिड़ा है। सवाल है, क्या वाकई राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह भगवान महादेव का मंदिर है? क्या अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया है? हिंदू पक्ष ने ऐसे आरोप क्यों लगाए हैं? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह महादेव के मंदिर के खंडरों पर खड़ी की गई है? दरगाह के नीचे शिव मंदिर वाली सच्चाई असल में कोई सच्चाई है या ये दावे हवा हवाई है? आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे और इसकी जरूरत भी है, लेकिन सबसे पहले मूल खबर समझते हैं। आखिर ये आग अचानक क्यों भड़की और ये मामला और ये ऐसे दावे जो हैं वो कहां से आने लग गए? दरअसल हिंदू सेना की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में 38 पन्नों की एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में कहा गया कि अजमेर शरीफ दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर है और एएसआई का सर्वे कराकर इस सच को देश के सामने लाया जाए। इसके लिए हिंदू पक्ष की ओर से बकायदा याचिका में किताब का जिक्र भी किया गया था, जिसे शिक्षाविद हरबिलास शारदा ने लिखा है। आज हम आपको उस किताब के 2 पन्ने भी दिखाने वाले हैं। अब बड़ी बात यह है कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करने की बात कही है। इसके लिए कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को नोटिस भी जारी किया। अब हम आपको समझाते हैं कि हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई है उसमें उसने क्या क्या मांग की है और उसके पीछे तर्क क्या है। हिंदू सेना के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर के खंडरों पर बनाई गई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पहले इस मंदिर को तोड़ा, बाद में उस मंदिर पर दरगाह का निर्माण किया। इसीलिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और इस मंदिर में दोबारा से भगवान शिव को विराजमान किया जाए। हिंदू सेना ने याचिका में मांग की है कि इस शिव मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार मिले, साथ ही दरगाह के संचालन से जुड़े अधिनियम को रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष की मांग है कि इस दरगाह में ज्ञानवापी की तरह एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। दोनों पक्ष अब इसी मामले में अपने अपने तर्क दे रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चिंगारियां हैं। हिंदू पक्ष यह कह रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह शिव मंदिर पर बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ऐसे दावों से लोगों में नफरत फैलाना मकसद है। हिंदू पक्ष के अनुसार दरगाह के तहखाने में महादेव मंदिर की छवि है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह में खिड़कियों पर ओम और स्वास्तिक के निशान हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहले भी दरगाह का सर्वे हो चुका है और क्लीन चिट भी मिल चुकी है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दरगाह के प्रति पूरी दुनिया की श्रद्धा है, इसीलिए ऐसे दावे भ्रम फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि दरगाह को महादेव मंदिर घोषित किया जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है 800 साल पुराने इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का महादेव का मंदिर है। उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। आए दिन नए नए लोग नींद में से उठ के आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और कभी किसी मस्जिद के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है, कभी किसी दरगाह के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है। ये देश हित में नहीं है। अगर ऐसे धार्मिक उन्माद पैदा करते रहे, नई नई अराजकता पैदा करते रहे, तो मैं समझता हूँ हम लोग आपस में उलझ के रह जाएंगे। उनकी पुस्तक है, उनका हवाला दिया, उसमें एक पुस्तक थी हरबिलास शारदा सर की,
क्योंकि यहाँ के नाम जाना पहचाना नाम है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो यूके से किताब छपी थी 1716 के अंदर, उसमें अजमेर दरगाह का जिक्र है। कहीं मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आज दिन का हो गया, कभी दरगाह खानकाह शहीद होती है, कभी कुछ होता है। दरगाह जहाँ भी दरगाह होती है वो मंदिर या कोई भी धर्म को मतलब खराब करके वहाँ पे दरगाह नहीं बन सकती है। वहाँ पे कोर्ट में जो सबूत पेश होगा उसके उस पे चलते हैं हम तो। वैसे आपको एक रियल असली का वाकया बताता हूँ। आज से कई साल पहले ट्रेन में बैठकर मैं एक अपने मुस्लिम जो फैमिली है, फ्रेंड्स जो हैं, उनके साथ अजमेर शरीफ दरगाह के दर्शन करने जा रहा था। जैसे ही हम ट्रेन में बैठते हैं तो सामने भोलेनाथ की तस्वीर थी, महाकाल बाबा की, और ये जो मुस्लिम फैमिली मेरे बगल में बैठती है वो उस तस्वीर को देख के कहती है हर हर महादेव। सोचा आपके साथ ये साझा करूं। खैर, अब हम इस खबर पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली फाइल खोलते हैं। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में अजमेर के शिक्षाविद हरबिलास शारदा की एक किताब का जिक्र किया है। आज हमने उसके बारे में काफी रिसर्च की। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब को पढ़ते वक्त हमें एक चैप्टर मिला जो 8वां अध्याय है और उसका नाम है दरगाह ख्वाजा साहिब। इस चैप्टर के पेज नंबर 93 और पेज नंबर 96 में जो कुछ लिखा गया है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पेज नंबर 93 में यह लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में मौजूद बुलंद दरवाज़ा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है, जबकि इसमें आगे यह भी लिखा है कि दरगाह की छतरी की बनावट और उसके पत्थर हिंदू धर्म की ओर इशारा करते हैं। और इन्हीं तथ्यों का हवाला हिंदू पक्ष की ओर से भी दिया गया है। इसके अलावा इस किताब के पेज नंबर 96 पर यह भी लिखा गया है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू बिल्डिंग से किया गया है। इसी पेज पर दावा यह भी किया गया है कि दरगाह का निर्माण इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। इन्हीं दावों को हिंदू पक्ष ने अपना आधार बनाया। वैसे अब इस केस में एक कानून की बहुत चर्चा हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले 40 सेकंड आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिएगा। तो खैर, एक कानून की जिसकी बहुत चर्चा हो रही है उसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसीलिए आपको समझना चाहिए आखिर यह है क्या और मुस्लिम पक्ष इसकी याद क्यों दिला रहा है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका जिक्र आने वाले समय में बहुत होने वाला है, पहले भी हुआ है, लेकिन आपको रिकॉल करना चाहिए। दरअसल वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार में यह कानून आया जिसमें यह तय किया गया कि धार्मिक स्थल की स्थिति 15 अगस्त 1947 जैसी रहेगी। मतलब अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, और अगर 15 अगस्त 1947 को कहीं मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी। क्योंकि अयोध्या केस पहले से कोर्ट में था, इसीलिए यह केस इस कानून से बाहर रखा गया। उस वक्त की तत्कालीन सरकार राम मंदिर आंदोलन के चलते ही यह कानून लाई थी। लेकिन शायद आपने एक बात गौर की होगी कि पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक स्थलों के सर्वे वाले आदेश अचानक से बढ़ गए। इसकी वजह क्या है? इस पर सवाल जवाब आपको जरूर देखना चाहिए। सवाल, धार्मिक स्थलों के बढ़ते सर्वेक्षण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो असल में यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्ञानवापी मामले में दिए गए फैसले का परिणाम है जिसमें 1991 के पूजा स्थल कानून की व्याख्या की गई है और अदालतों को धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी गई है। आगे देखिएगा, दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि 1991 का पूजा स्थल कानून क्या कहता है? तो जैसा हमने आपको बताया, यह कानून 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों के मौजूदा स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों के विवाद से बचकर देश में शांति बनाए रखना था। लेकिन यह बहुत बड़ा लेकिन है, हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई के वक्त 1991 के पूजा स्थल कानून पर क्या कहा वो समझिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाईकोर्ट ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि यह कानून सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है, लेकिन
किसी स्थल का धार्मिक चरित्र क्या है, यह तय करना अदालत का काम है और इसी से निचली अदालतों को भी धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने की शक्ति मिल जाती है। वैसे तब मस्जिद समिति ने हाईकोर्ट के इस तर्क और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यह हुआ कि धार की भोजशाला, संभल की जामा मस्जिद और अजमेर की दरगाह शरीफ जैसे कई धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के आदेश निचली अदालतों ने दे दिए हैं। अब अजमेर दरगाह पर हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर किए जाने से कैसे सियासी गर्मी बढ़ गई है, इसे नेताओं के बयान में महसूस कीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो बहुत पुरानी है, तो हम आप बताओ अब ये जो नए बीजेपी के एजेंट तैयार हो गए वो दरगाहों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, जो धर्म के नाम पर पूरे देश का माहौल बिगाड़ने में लग गए। वो माहौल जो बिगड़ता है उसमें बीजेपी को फायदा है। जो भी माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, सभी पक्षों को उसका स्वागत करना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो आए उसके बाद माननीय न्यायालय जो निर्णय ले उस पर हम लोगों को सबको अमल करना चाहिए। एकदम गलत है और जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिसमें कि साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल के साथ में किसी प्रकार का तब्दीली नहीं की जाएगी। जांच का विषय है, जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। फिक्र में हमारा अगला चैप्टर बांग्लादेश पर आधारित है। यहां बीते 3 दिन से हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा में भयानक तेजी आई है। जमाते इस्लामी की कट्टरता का नुकसान अब सीधे सीधे इस्कॉन को उठाना पड़ रहा है। इस्कॉन भक्तों को सरेआम काट देने, मार देने की धमकियां मिल रही हैं। हमने कल भी आपको इसी शो में ऐसे खौफनाक मजहबी नारे सुनाए, लेकिन यूनुस सरकार ने ऐसे चिंताजनक हालात पर ध्यान देने की जरा सी भी कोशिश नहीं की है। और अब आलम यह है कि ऐसे खूनी नारों की वहां पर बाढ़ सी आ गई है। हम आपको जमात का लेटेस्ट खूनी धमकी जो वाला एपिसोड है वो जरूर दिखाएंगे। इस्कॉन भक्तों को मिलिट्री वाहन में भरकर अनजान जगह ले जाने के वीडियो दिखाएंगे। हिंदू व्यापारी की पिटाई के वीडियो सबूत दिखाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जमात की कट्टरता मोहम्मद यूनुस को भले ही पसंद आ रही हो, मगर ढाका से लेकर नई दिल्ली और अमेरिका तक में बांग्लादेशी हिंदुओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर गहरी चिंता जताई गई है। इससे जुड़ी पहली हेडलाइन यह है कि बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। दूसरी हेडलाइन भारत से है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर डिटेल जानकारी दी है। और तीसरी हेडलाइन अमेरिका से है, जहां हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट नाम के संगठन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बांग्लादेश की आर्थिक मदद रोक दी जाए। इन तीनों खबरों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा के वीडियो सबूत दिखाते हैं। जहरीले नारों वाला यह पहला वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है। दिन के उजाले में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ सड़क पर उतरी, हाथों में तलवार और डंडे लेकर मजहबी नारे लगाए। यहां पर लाउड स्पीकर से भड़काया जा रहा था कि हिंदुओं की खालें खींच लो, उन्हें जान से मार दो। सवाल यही है कि शांति का नोबेल पाने वाले मोहम्मद यूनुस को ये नारे शांति का मंत्र कैसे लग सकते हैं? उनके ही देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को जान से मार देने की खुलेआम धमकियां यूनुस को इतनी पसंद क्यों आ रही हैं? इस कट्टरता पर यूनुस का कोई एक्शन ना लेना बताता है कि वो खुद बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए बेताब है, जहां हिंदुओं को नफरत से देखना पहली शर्त होगी। अब बांग्लादेश से वायरल
ये दूसरा वीडियो भी देखिए। इस वीडियो में भी आपको जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं की कट्टरता दिखेगी। कट्टरपंथियों ने हथियारों के दम पर बांग्लादेश में इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को जबरन बंद करा दिया। नाम वाले बोर्ड वगैरह उतार लिए गए। यही नहीं, इस वीडियो में आगे यह भी दिख रहा है कि इसके बाद बांग्लादेश की सेना वहां पर पहुंची और अपने वाहन में इस्कॉन भक्तों को भरकर किसी अनजान जगह ले गई। यहां भी इस्कॉन के विरुद्ध भड़काऊ नारे लगे। आप ये भी सुनिए। अब हम आपको बांग्लादेश से ही वायरल कट्टरता के प्रमाण देता ये तीसरा वीडियो भी दिखाते हैं। यहां बोरो बाजार में किस तरीके से भूषण बाबू नाम के हिंदू व्यापारी अपनी दुकान में बैठे थे, तभी कट्टरपंथियों की भीड़ आई और उन पर टूट पड़ी। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। भूषण बाबू को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कट्टरपंथियों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की। आप इसे पहली नजर में गुंडागर्दी कहेंगे, शायद हम भी यही कहते हैं, लेकिन यह विशुद्ध कट्टरता है जिसके नए नए एपिसोड बांग्लादेश में आए दिन रिलीज हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्कॉन के तो कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए। इस्कॉन जिसकी पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा है, जिसका मान सम्मान अमेरिका तक होता है, जहां के मंदिरों से कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत बातें सुनाई नहीं दी, जहां के मंदिरों में दूसरे धर्म के लोगों को भी हिंदुओं के जैसा ही अपनापन और सम्मान मिलता रहा। उसी इस्कॉन को बांग्लादेश में आतंकी संगठन बताने की कोशिश कई दिनों से जारी है। सोचिए जरा, इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर यूनुस की सरकार क्या साबित करना चाहती है, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसीलिए बांग्लादेश हाईकोर्ट में बैकडोर से इस्कॉन के खिलाफ एक याचिका डलवाई गई। इस याचिका में इस्कॉन की गतिविधियों पर सेलेक्टिव तरीके से संदेह जताते हुए अंतरिम सरकार ने बैन की मांग उठाई थी। कहा था कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं, ये मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये ही समय है और सही समय है, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई आदेश न देते हुए कहा कि देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंता को दूर करे। वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन पर बैन का खतरा टला नहीं है। यूनुस सरकार चाहे तो वो इस्कॉन पर बैन लगा सकती है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन के पास सिर्फ 3 उपाय बचते हैं। बांग्लादेश में चल रही कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ें। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मुद्दा उठाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इन सारे विकल्पों में उसके पास कोई भी इमीडिएट रिलीफ नहीं है। अब यह सबसे दुखद है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर वहां की यूनुस सरकार ने भले ही आंखें बंद कर ली हो, लेकिन भारत हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंतित है। आज ही नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्हें बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर संसद चले तो वो पूरे मामले पर बयान देने के लिए तैयार हैं। भारत के राजनीतिक दल भी अब इस मामले में थोड़े सक्रिय दिख रहे हैं। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी काफी नाराज दिखी। उन्होंने मोदी सरकार से तुरंत मामले में हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस के अलावा दूसरे कई विपक्षी दलों ने भी कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को बांग्लादेश की यूनिट सरकार से बात करनी चाहिए। इस बीच भारत के 68 रिटायर्ड जजों, IAS, IPS अफसरों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या होगा वहां पर, यह चिंताजनक है। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तक इतने बड़े मैंडेट के बाद भी यह सवाल है। दिल्ली में महायुति के तीनों बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर इन तीनों नेताओं के साथ बड़ी बैठक होनी है। इस मीटिंग के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम कौन बनेगा यह तय हो जाएगा। यहां से मोहर लगने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस खत्म हो सकता है। फिलहाल अभी सुनील तटकरे के घर पर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की अलग से बैठक चल रही है। इसके बाद ही वो अमित शाह के घर पर जाएंगे। अमित शाह के घर बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमोद जी, पहले ये बताइए क्या अपडेट है, क्या हो रहा है और ऑफ द रिकॉर्ड क्या क्या जानकारी आ रही है?
देखिए, जो पहले ऑन रिकॉर्ड है ये बता दूं कि एकनाथ शिंदे एयरपोर्ट से निकल गए हैं, अमित शाह के घर के लिए रास्ते में हैं और सुनील तटकरे के घर पर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की बैठक चल रही है। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मिले थे और महाराष्ट्र में जो सरकार बननी है उसकी कवायद के तहत क्या क्या हो सकता है, किन किन फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है, उसके लिए एक होमवर्क ये सारे नेता कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मैं मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे उनका घर है, जहाँ पे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पिछले आधे घंटे से अमित शाह बैठे हैं और महाराष्ट्र में जो निर्णय होने हैं उसको लेकर एक प्राइमरी वर्क ये लोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, अब ऑफ रिकॉर्ड की अगर जहाँ तक बात की जाए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो बैठक होनी है उसमें मॉडलिटीज़ तय होगी कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल सकता है, किसके कितने मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इस बात पे सारे एग्री हो गए हैं, लेकिन इस बैठक में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये मुझे लगता है कि फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैसला बीजेपी की एक अपनी पद्धति है, विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के नेतृत्व में चलने को सब राजी जब एक बार हो गए तो किसको क्या मंत्रालय मिलना चाहिए, कितने मंत्री किस किस दल के बनने चाहिए, किस तरह का भव्य तैयारी वहाँ होना चाहिए, वहाँ का जो कास्ट समीकरण है उसमें जो मराठे हैं, जो मराठा वहाँ का वोटर है उनको कैसे संतुष्ट रखा जा सकता है, उनके लिए आगे क्या तैयारियाँ की जा सकती हैं। तो इन तमाम विषयों पे चर्चा होगी, चिंतन मंथन होगा और एक मोटा मोटी खाका तैयार हो जाएगा कि कब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा, कब वहाँ बीजेपी के तरफ से विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी की तरफ से जो चेहरा दिख रहा है और जो बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का लगभग मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि जो अभी बैठक है उस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कास्ट समीकरण पर भी बातचीत इसमें होगी कि क्या नॉन मराठा मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा, महायुति के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा। ये बात आज इस बैठक में होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और इस खबर पर अमोद जी एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ पर जो लोअर बैंड है इसमें एक एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको आज प्रियंका गांधी का संसद डेब्यू दिखाते हैं। सोनिया गांधी की पुत्री और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की संसदीय पारी आज से शुरू हो गई। प्रियंका की शपथ के साथ ही आज गांधी परिवार के एक और सदस्य ने लोकसभा में डेब्यू किया है। वायनाड से उपचुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी ने सुबह करीब 11 बजे लोकसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान उनके हाथ में संविधान की एक कॉपी थी, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह जब उन्होंने शपथ ली थी। उनकी शपथ हिंदी में थी। संविधान की ऐसी ही कॉपी राहुल गांधी अपनी रैलियों में लगातार दिखाते रहे। सदन में शपथ के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी ने स्पीकर ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने विपक्ष में अग्रिम पंक्ति में बैठे नेताओं की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष तथा उनके भाई राहुल गांधी ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका गांधी ने शपथ ग्रहण के इस खास मौके पर केरल की पारंपरिक साड़ी कासवू पहनी हुई थी। साड़ी के किनारे पर सुनहरे ब्रोकेड का काम था जिसे कासवू कहते हैं। कासवू शब्द का मतलब होता है जरी, यानी पारंपरिक रूप से महीन सोने या चांदी से बना धागा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बहन के लिए आज इस मौके को और खास बनाया। ध्यान से देखिए, ये देखिए तस्वीर। आज जैसे ही प्रियंका गांधी संसद पहुंची, राहुल गांधी ने उन्हें संसद में प्रवेश द्वार पर रोका। उन्होंने 3 बार कहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेट मी क्लिक दिस, ये कहा उन्होंने। स्टॉप 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 स्टॉप, लेट मी आल्सो टेक वन। और एक्शन भी Stop, 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 stop. Let me also take one. और एक्शन भी तस्वीरें लेने के बाद राहुल गांधी अपनी बहन को अंदर लेकर गए। इस खास मौके पर प्रियंका गांधी का पूरा परिवार उनके साथ था। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे और बेटी सभी उनके साथ संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो बीच में खड़े हैं एक्सक्यूज मी, और मां और उनकी बहन के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, लोगों द्वारा लोगों के लिए, जय हिंद। प्रियंका गांधी अब उन सांसदों की सूची में शामिल हो गई हैं जिनके परिवार से कम 2 सदस्य एक ही सदन के मेंबर हैं।
वैसे प्रियंका गांधी के संसद सदस्य बनने के साथ ही अब गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के सदस्य होंगे। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी की तीसरी सदस्य हैं जो संसद पहुंची हैं। चौथी पीढ़ी के राहुल गांधी और वरुण गांधी उनसे पहले संसद पहुंच चुके हैं। सांसद बनने के पहले ही दिन प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को संसद में मजबूत करना है, जबकि बीजेपी ने व्यंग करते हुए कहा कि एक परिवार के 3 लोग सांसद बन गए, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं। We are all very happy and proud. पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज़ को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने। प्रियंका गांधी के संसदीय डेब्यू के बाद अब विपक्ष में चुनाव के बाद हो रहे साइड इफेक्ट की फाइल खोलते हैं। क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार से इंडिया गठबंधन में कोई तकरार है? ये सवाल विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों से मची खलबली की वजह से उठ रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन के मौजूदा संकट के 2 केंद्र हैं, एक संसद के अंदर और दूसरा संसद के बाहर। संसद के अंदर टीएमसी समाजवादी पार्टी वाली चेतावनी है, तो वहीं संसद के बाहर उद्धव गुट वाला आरोप है। और जिन मुद्दों की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है उनमें सबसे बड़ा है गौतम अडानी, दूसरा है संबल हिंसा और तीसरा है महाराष्ट्र की शर्मनाक चुनावी हार। बड़ी बात यह भी है कि तीनों दलों की बंदूक कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा संसद का शीतकालीन सत्र अडानी के मुद्दे पर लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। आज भी सदन में खूब नारे लगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आक्रामक है। अडानी मुद्दे पर काम रोककर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की यही आक्रामकता उसके सहयोगियों को थोड़ा चुभने लगी है। अब तो वो खुलकर कहने भी लगे हैं कि बहुत हुआ, अब अडानी से आगे बढ़िए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा किस दल ने कांग्रेस को क्या तेवर दिखाए और क्या नसीहत दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 2 टूक कहा है कि अडानी का मुद्दा बहुत हुआ, इसके अलावा भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिन्हें हमें उठाना चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस आलाकमान को साफ बता दिया है कि आप रोज रोज अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मिलकर संभल का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अडानी के साथ बाकी मुद्दों पर भी वो विपक्ष के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी के तेवर ने पार्टी को मुश्किल में जरूर डाल दिया। कांग्रेस का दूसरा संकट संसद के बाहर का है। आज पहली बार महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में हार के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस खबर के विस्तार में जाने से पहले जरा सुन लेते हैं कि संसद के अंदर गठबंधन में तकरार को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने टीवी 9 भारतवर्ष से क्या कहा। Government is totally scared to discuss about this subject, but we will continue our fight. Sir, all opposition parties are on same page? All opposition parties, because there are several issues. UP issue, biggest issue है. Manipur issue, biggest issue है. There are several issues. All opposition party today morning decided all these issues, major issues will taken up. दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में भी कांग्रेस के खिलाफ महाविकास अघाड़ी में आज नए झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष और उद्धव गुट के लीडर अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास में थी। यह सत्य है। लोकसभा में मिली जीत के बाद कांग्रेस हमें भाव नहीं दे रही थी। कांग्रेस किसी की सुन नहीं रही थी। आखिरी दिन तक सीट समझौते पर बात होती रही। अगर उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बनाते तो नतीजे कुछ और होते। अब हमें सभी 288 सीट पर खुद को मजबूत करना है।
अंबादास दानवे ने बताया कि नेताओं के साथ हुई बैठक में शिवसैनिकों ने अपनी भावना उद्धव ठाकरे के सामने रखी। अंबादास दानवे उद्धव गुट के बड़े नेता हैं जो भविष्य के लिए 288 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाकर गठबंधन की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। अब ये शब्द उनके हैं या फिर यूबीटी आलाकमान के, ये तो वही बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे, शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पर चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी। उद्धव जी का नाम अगर सीएम के लिए पहले से प्रोजेक्शन किया जाता तो बहुत सारे वोटों में परिवर्तन हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे जी को ना ज़्यादा बर्दाश्त होता है ना कम डाइजेस्ट होता है, तो इन्हें सिर्फ अपने पार्टी की और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करते हैं। क्रिकेट में अक्सर जब खिलाड़ी रन आउट होता है तो सामने वाले को दोष देता है। जब इंडिया गठबंधन में तकरार की बात हो रही है तो आज विपक्ष की एक तस्वीर देख लेते हैं। ये मंच झारखंड के नए सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण का है। रांची में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उदयनिधि स्टालिन मौजूद रहे। यानी इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के दिग्गज एक साथ मंच पर दिखे। मंच की तस्वीरें आपने देख ली, अब जरा ये देख लीजिए कि कौन कहाँ बैठा है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बैठे थे, जबकि राहुल गांधी कल्पना सोरेन के साथ बैठे नजर आए। कल्पना सोरेन उन्हें कुछ बता रही थीं, ऐसा लगा जैसे दोनों किसी अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मंच पर मेहमानों के लिए कुर्सियों को अगर दो हिस्सों में बांट दें तो एक हिस्सा हेमंत सोरेन के दाईं तरफ का था जहां कांग्रेस के नेता थे, जबकि बाईं तरफ ममता बनर्जी और बाकी नेता थे। जाहिर है इस हिसाब से ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के बाकी नेता एक ही मंच पर राहुल गांधी से थोड़ी दूरी पर थे। बंगाल की सीएम ममता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी थी। उनके बगल में पंजाब के सीएम भगवंत मान थे। भगवंत मान के बगल में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। इंडिया गठबंधन में दरार की खबरों के बीच इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। शायद इस मंच के जरिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। ये संदेश है कि गठबंधन में ऑल इज वेल। आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन ने आज रांची में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार की शपथ के बाद वो राज्य के 14वें सीएम बन गए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अकेले पद की शपथ ली। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ मंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, इसीलिए वो अकेले शपथ लेते दिखे। मतलब मंच पर नेताओं को जुटाकर एकजुटता तो दिखाई गई, लेकिन मंत्री पद को लेकर ये एकजुटता क्यों नहीं दिखी, ये सवाल बना हुआ है। बहरहाल पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। बहुत सारी तस्वीरें आई वहां से और बड़ी रोचक तस्वीरें थी, लेकिन अब